वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरसीफ द क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सीरीज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होती है, क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। बट इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में होता क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरमीडिएरी होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जो क्या अलाउ करता है कि जो भी यूज़र हैं, जो कंप्यूटर यूज़र हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएरी है वो क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आप गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो एंटिटी है वो खुद का कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म नहीं करती। उसका क्या काम होता है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसमें जितने भी प्रोग्राम्स आपके ऑल ओवर कंट्री चल रहे होते हैं उन सबका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई आपके पास में जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो भी डिवाइसेस आपके पास में लगी हुई है, जैसे यहाँ पे सपोज टू भी आपके पास में एक सिस्टम यूनिट लगी हुई है, आपके पास में यहाँ पे कोई कीबोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है एक माउस आपके पास में लगा हुआ हो, और देन उसके बाद में हमारे पास में हो सकता है एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ हो। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे डिवाइसेस हमारे सिस्टम में कनेक्टेड हो सकती है। इन सबका मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबका मैनेजमेंट करता है ताकि ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और इन सबका कम्युनिकेशन यूजर से हो पाए, मतलब यूजर डायरेक्टली उससे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा पाए। ठीक है, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में सपोज टू भी कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर हो गया या हमारे पास में मोबाइल फोन्स हो गए, सबके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज है उन सबको आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उससे यूज कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मोबाइल फोन है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आप क्लिक करके ऑन करते हो, बट आप एप्लीकेशन से इंटरेक्ट क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो कहाँ चल रहा है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में चल रहा है। यदि आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपके एप्लीकेशन आप उस पर नहीं चला सकते थे। क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही आपकी ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके जो नॉर्मल ऑपरेशंस है, नॉर्मल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है वो आपके सिस्टम पे चल पाए और उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि हमें हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें नहीं समझ में आता कि वो हार्डवेयर काम कैसे करता है, तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अदर सिस्टम से किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपके पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे सपोज टू भी आपके पास में वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई कंपाइलर की हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, हो सकता है हम कोई टेक्स्ट एडिटर की हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई हमारे पास में कोई वीडियो एडिटर है। तो वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम लोग अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास में, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका जो हार्डवेयर है जो कि यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, इस हार्डवेयर से आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाए। ठीक है, अब बेसिक से हम बात करें कि इस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ गई चीज़ें, जैसे आपकी कोई सीपीयू की चिप है, वो क्या है, वो भी एक हार्डवेयर है। रोम आपकी जो मेमोरी है वो हार्डवेयर है। जो रैम की जो चिप है वो भी आपका हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क हो गई आपके पास में, एसएसडी ड्राइव्स हो गए आपके पास में, कोई भी डीवीडी ड्राइव,
डीवीडी ड्राइव्स हो गई, या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारे पास में आईओ डिवाइसेस हो गई। ये सारी की सारी क्या है आपके पास में हार्डवेयर है। इन सबसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसेंशियल कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब हम यहाँ से देख के हम ये भी बता सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके बीच में भी इंटरमीडिएट है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और आपके हार्डवेयर के बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रहा है वो भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कौन इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन हो जाएगा, यूजर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे ये यूजर हो गए, यूजर एन, तो ये यूजर 1, ये यूजर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी यूजर आपके सिस्टम में इंटरेक्ट करता है वो क्या करता है, डायरेक्टली कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना फोन ओपन करते हो, ठीक है, फोन आपने स्विच ऑन किया तो उस केस में आप कोई ना कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो। बिना एप्लीकेशन पे क्लिक किए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। भले आपने को कैलकुलेटर चलाना हो, भले आपको कोई पर्टिकुलर व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करने हो, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन आप यूज करो, क्योंकि आप डायरेक्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से तो कोई काम नहीं कर पा रहे होते हो, ठीक है। वो तो यहाँ वर्क कर रहा है, आप किससे काम कर रहे होते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हो। तो ये हमारी बेसिक वर्किंग होती है, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट यूज़ करता है ताकि वो हार्डवेयर पे मैनिपुलेशंस, हार्डवेयर पे इंटरेक्शन कर पाए, ठीक है। जैसे सपोज टू बी आपको कोई फाइल सेव करवानी है, तो यदि हमने अपने टेक्स्ट एडिटर में फाइल बनाई और हमने बोला सेव, तो सेव के बाद में ये क्या किसको कमांड देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। कर्नल के अंदर सिस्टम कॉल्स होती है, ठीक है। इन सिस्टम कॉल्स ये डिसाइड करती है कि आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस भेजती हैं कि इसको कौन सी मेमोरी में कौन सी जगह पे प्लेस किया जा सकता है, कहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग डेटा पुट ऑन कर सकते हैं, वापस गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल वर्किंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास में अवेलेबल हैं और उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो दो पार्ट्स में हो गए। पहला पार्ट हो गया आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ये हो गए हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, और दूसरा टाइप हो गया हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। ये पहला होता है हमारे पास में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स और दूसरा होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टम मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है, तो गाइज यहाँ पे बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है, सिस्टम को मैनेज करना। ये किसके अंदर देखा हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमने क्या देखा कि जितने भी डिवाइसेस हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मान लो, कोई प्रोसेसिंग डिवाइसेस मान लो, जो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, वो सबका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया हमारे पास में, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पे पहला आता है आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ओएस। नेक्स्ट हमारे पास में अदर कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हमारे पास में एक होता है हमारे पास में डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या काम करते हैं, जो आपके अलग अलग डिवाइसेस, जैसे सपोज टू भी आपके पास में कीबोर्ड है। अब अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के कीबोर्ड बनाती हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी कीबोर्ड बनाती है, वैरायटी ऑफ कंपनी कीबोर्ड बनाती है। अब वो कीबोर्ड आपके सिस्टम से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होगी, वो किससे डिसाइड होता है, वो कौन बताता है, वो आपके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बताते हैं, ठीक है। तो जितने भी हम डिवाइसेस अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं उन सबके पर्टिकुलरली आपके पास में डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए हमें इतना समझ में आना चाहिए कि जो डिवाइस ड्राइवर्स है हमारी जो अनदर डिवाइसेज हैं उनसे कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये आपके मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कि आपके डिस्क को किस तरीके से फ्रेगमेंट किया जाए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि फाइल्स बहुत अच्छे से इंडेक्सिंग के थ्रू आपके डेटा सेव हो सके, हम डायरेक्टली फास्टली आप डेटा को एक्सेस कर पाएँ, हम डेटा को स्टोर कर पाएँ, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं अपने सिस्टम को किस तरीके से सिक्योर करें एंटीवायरसेस के थ्रू। तो जितने भी एंटीवायरसेस हम लोग यूज़ करते हैं,
तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। डेटा कंप्रेशन की जो टूल्स है वो किसका एग्जाम्पल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपके सॉफ्टवेयर का सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसके डेवलपमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में काम आता है। जैसे सपोज टू बी कॉलेज स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेटर बनाना है, तो उस केस में जो जो टूल्स जो जो सॉफ्टवेयर उसको रिक्वायर्ड होंगे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर आपके पास में सिंपल कौन से आ गए, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है, और इसके बाद में एक हो गया आपके पास में लिंकर और हो गया आपके पास में लोडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कंपाइलर क्या करता है। जैसे सपोज टू बी हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को किसके क्या बोलते हैं, प्रोग्राम को जब हमने C++ के अंदर या C के अंदर प्रोग्राम लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कंपाइलर यूज़ किया जाता है और ये कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये मशीन कोड जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, CPU इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाता है। तो ये काम होता है आपके कंपाइलर का, ताकि आपके सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स यहाँ पे लिखी हुई है उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और यदि यहाँ पे किसी भी चीज़ में एरर है तो उस केस में सारे एरर्स को एक साथ उठाता पिक करता है और आपकी जो आउटपुट की स्क्रीन होगी उसके ऊपर वो शो कर देगा कि आपके ये एरर इस लाइन में है। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा है आपके पास में इंटरप्रेटर, उसका काम भी क्या होता है, आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बट उसमें डिफरेंस इतना सा होता है कि वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है। जैसे सपोज टू बी फर्स्ट लाइन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई अप्रोप्रिएटली तो वेल एंड गुड, देन नेक्स्ट लाइन वो चेक करता है, नेक्स्ट लाइन में एरर है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, अलग नेक्स्ट लाइन्स को वो ट्रेस नहीं करता और वो इसी लाइन के नंबर के साथ में वहाँ पे एरर शो कर देता है आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, मतलब मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि सेकेंड लाइन में ये वाले एरर है। जब तक वो एरर आप रिजॉल्व नहीं करते तब तक वो आगे नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में लिंकर। तो गाइस ये जो लिंकर होता है इसको थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। जैसे हमने बोला कि ये हमारा सोर्स कोड है, जैसे आप लोगों ने C++ के अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड की होंगी। जैसे फर्स्ट लाइन होती है आपके पास में हैश इंक्लूड और stdio.h। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसको आपको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ेगा ताकि हम यूज़र से इनपुट ले पाएँ या फिर हम आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करवा पाएँ। ठीक है, तो ये जो काम है उसके लिए हमें क्या चाहिए कि आपके stdio जो लाइब्रेरी के अंदर जो डेटा है वो हमारा इस वाले प्रोग्राम में ऐड ऑन होना चाहिए। तो उसको कंपाइलेशन के टाइम पे ऐड ऑन करवाने के लिए कौन यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, वो आपके लिंकर का यूज़ करता है। इसका काम क्या होता है, भाई जो भी डिवाइसेस आपको इंक्लूड करवानी है उसकी लाइब्रेरी से कोड को उठाता है और उस कोड को उठा करके आपके प्रोग्राम में ऐड ऑन कर देता है। तो ये काम होता है आपका लिंकर का। नेक्स्ट आपके पास में लोडर। जब आपका मशीन कोड कम्प्लीटली रेडी होता है, भाई आपका मशीन कोड क्या हो गया, ये सोर्स कोड था हमारे पास में, ठीक है, इसको आपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब मशीन कोड जो है आपके एग्जीक्यूशन के लिए कम्प्लीटली रेडी है। तो इस केस में आपकी मशीन कोड को मेन मेमोरी में लोड कौन करता है, आपका लोडर यहाँ पे लोड करता है। ठीक है, ये लोडर कहाँ रखा हुआ होता है, ये लोडर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मेन मेमोरी में रखा हुआ होता है। तो ये यहीं पे रखा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि आपका जो मशीन कोड कम्प्लीटली रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए उसको उठा करके कहाँ डाल दे, मेन मेमोरी में डाल दे, ताकि आपका जो CPU है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर ले। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है आपके सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक हो गया आपके पास में जनरल पर्पस और एक हो गया आपके पास में स्पेशल पर्पस। तो यहाँ पे हमारे पास में जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस में कौन से सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिन सॉफ्टवेयर्स को आप और मैं यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज टू मी कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, नोटपैड++ वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर हो गया आपके पास में, कोई कैलकुलेटर जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड, और आपका पावर पॉइंट PPT प्रेजेंटेशन जो हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, क्योंकि नॉर्मली लोग इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास में स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे है जैसे कि आपके कोई होटल है तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वहाँ का मैनेजमेंट किया जाता है कि कौन से रूम अवेलेबल है, किसने चेक इन किया है, किसने चेकआउट किया है, किसकी बिलिंग हो चुकी है, ये सारी डिटेल्स मैनेज कर रहा होता है एक सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, तो इसी केस में वो हो गया आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास में होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो जैसे कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, ठीक है। हो सकता है हमारे पास में कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपका गोडाउन यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कुछ डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हो गए जिनको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब हमारा मेजर फोकस है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वर्किंग स्टार्ट कैसे होती है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ हमारा सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को हमने क्या किया, स्विच ऑन किया। जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो उसके बाद में जो प्रोसेस होती है, जो भी स्विचिंग ऑन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, द process that switch on the computer start the operating सिस्टम। तो ये होती है आपकी बूटिंग प्रोसेस। इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाए और देन उसके बाद में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा हम अपने सिस्टम से कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने क्या देखा, वो एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब तक प्लेटफॉर्म ही ऑन नहीं होगा तब तक अदर कंपोनेंट जो इससे कनेक्टेड है वो उन सबको मैनेज कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और उसको स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, हम लोग डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सपोज टू बी मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी में हम लोग कौन सी मेमोरी की बात करेंगे, स्पेशली अभी रोम मेमोरी की बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर हम अपने डेटा को राइट नहीं करते, जो ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है उसके अंदर उसको बार बार रीड करते हैं, ठीक है। अब ये जो रोम मेमोरी है उसके अंदर क्या रखा हुआ होता है, आपका बायोस रखा हुआ होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल होता है आपकी बूटिंग प्रोसेस को करने का। सबसे पहले आपकी जो पावर सप्लाई दी जाती है वो किसको दी जाती है, बायोस को दी जाती है, वो जो कहाँ रखा हुआ है, रोम के अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, रोम को और क्या बोला जाता है, तो रोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्मवेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, फर्मवेयर भी रोम को बोला जाता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये होती है, क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो आपके पावर सप्लाई बंद होने से इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि ये एक रोम हो गई, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में क्या रखा हुआ है, बायोस रखा हुआ है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहाँ लोड करना, आपके मेन मेमोरी में लोड करना। कहाँ से लोड करना, आपकी हार्ड डिस्क से लोड करना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को, बायोस का काम हो गया आपके पास में यहाँ पर। सपोज टू बी ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको मैं सेकेंडरी मेमोरी ऐसा हम लिख रही हूँ, ठीक है। और ये आपकी हो गई मेन मेमोरी जिसको जो कि हम लोग बोलते हैं रैम को, ठीक है। अब ये जो बायोस सिस्टम है
इस बायोस सिस्टम का काम क्या है, आपके पास में यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके कहाँ डालना, यहाँ पर डालना। क्यों डालना, क्योंकि जब तक ये मेन मेमोरी में नहीं आएगा तब तक इसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वर्किंग कब स्टार्ट होती है, जब कोई भी प्रोसेस सीपीयू स्टार्ट करता है। तो सीपीयू जो है वो किस किस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, कौन सी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, ये ओनली 2 ही वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। पहली वैल्यू ये डायरेक्टली मेन मेमोरी में जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो रजिस्टर्स रखे हुए होते हैं ये उसको एक्सेस कर सकता है। अदर किसी भी मेमोरी को ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। यदि कोई भी और डेटा को इसे एक्सेस करना होता है तो उस डेटा को सबसे पहले कहाँ डाला जाता है, मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। देन उसके बाद में वो मेन मेमोरी से अपने डेटा को पिक करता है। ऐसा होता क्यों है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज टू बी अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड में इनपुट डाला तो वो डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए, प्रोसेसर के पास में जाना चाहिए आपके प्रोसेस करने के लिए। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो किस में वर्क करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में वर्क करती है। बट आपकी जो मेन मेमोरी है, जो आपका सीपीयू है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वर्क करती है, तो उनकी और आपकी सीपीयू की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वहाँ से डेटा सबसे पहले कहाँ लोड किया जाएगा, मेन मेमोरी में। देन मेन मेमोरी से आपका सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्या, कि आपका जो सीपीयू है वो कौन सी मेमोरी से डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सकता है, या तो वो मेन मेमोरी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ वो उसके खुद के रजिस्टर से डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बायोस का काम क्या हो गया कि आपके सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे परमानेंटली आपका डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ होता है, उसको वहाँ से उठा करके कहाँ डालना, आपकी मेन मेमोरी में डालना, ठीक है, ताकि आपका सीपीयू उसको एक्सेस कर पाए और उसकी वर्किंग स्टार्ट करवा पाए। तभी तो आपका सिस्टम स्विच ऑन होगा, तभी तो वो वर्किंग स्टेट में आएगा, क्योंकि जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ आपकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गई। अब वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो बायोस है, इसको कैसे पता चला कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ है जिसको मुझे उठा के लाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो बायोस होता है उसके अंदर एक और आपके पास में रिकॉर्ड होता है। कौन सा रिकॉर्ड होता है, MBR रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये होती है मेमोरी बफर रिकॉर्ड। क्या होता है, मेमोरी बफर रिकॉर्ड। इसको डिनोट कर लेना ढंग से। मेमोरी बफर रिकॉर्ड में क्या स्पेसिफाई किया जाता है, ये उस हार्ड डिस्क का जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है उसके एड्रेस को ये होल्ड करके रखता है। ये रखता है कि इसके अंदर जो एड्रेस है वो ये बताता है कि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो वहाँ से वो उठा करके आपके मेन मेमोरी में लोड करता है, देन आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है हमारे सिस्टम के स्विच ऑन होने की। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में बायोस, ये बायोस लोड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, आपके यहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पोस्ट होता है यहाँ पे, और पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स आपकी सिस्टम से कनेक्टेड है, जितनी भी आईओ डिवाइसेस, मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनको टेस्ट करता है, उनको चेक करता है कि वो डायरेक्टली अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है, वो उससे इंटरेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यदि कहीं पे आपका सपोज टू बी जो आपका वो है, आपका कीबोर्ड है, यदि वो सही से कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में ये बीप साउंड देता है और ब्लैक स्क्रीन पे आपकी एरर शो होती है कि आपका जो सीपीयू, आपका जो कीबोर्ड है वो आपका प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, या कोई भी जो उसमें एरर है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। ये होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। किसके बाद में होता है, जब बायोस लोड होता है। देन उसके बाद में ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ लोड कर रहा है, ये सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके मेन मेमोरी में लोड कर रहा है। देन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये हमारे जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, उन सब के कॉन्फ़िगरेशन को सेट करता है, ठीक है। वही कौन से कंपोनेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, कौन सी डिवाइसेस का क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट करता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका होता है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, आपके जो सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं,
सिस्टम यूटिलिटीज़ इन द सेंस कि आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो भी आपके पास में सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, जैसे सपोज टू भी आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाला हुआ है, तो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एक्टिव करता है ताकि आपके सिस्टम में कोई भी वायरस ना आए। तो वो काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये आपकी जो सिस्टम यूटिलिटीज़ है उनको वर्किंग स्टेट में प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन उसके बाद में जब सिस्टम यूटिलिटीज़ की वर्किंग खत्म हो जाती है, देन उसके बाद में क्या करता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन? यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है कि जब इतनी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पे क्या आ जाता है, वो आपको पासवर्ड पूछ रहा होता है, ठीक है। तो लॉकिंग स्क्रीन आ जाती है, वहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा हुआ आता है एंड वो आपको पासवर्ड पूछ रहा होता है, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड पूछने की जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके अलावा कोई और आपकी सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। कि आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपने पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस कर पाते हो। तो ये काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देन आपका सिस्टम स्विच ऑन कंप्लीटली आपके नेक्स्ट वर्किंग के लिए, आपके नॉर्मल वर्किंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। तो इस केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है आपकी बूटिंग प्रोसेस की, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती है, कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पोस्ट परफॉर्म की जाती है। पूछ लिया जाता है यूटिलिटी जो है आपका, यूटिलिटीज़ को वर्किंग स्टार्ट करने का काम कौन से सॉफ्टवेयर का है, तो उस केस में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़र ऑथेंटिकेशन कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये किसका काम होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो ये है आपके बेसिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास में पहला हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया आपके पास में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो गया आपके पास में मल्टीटास्किंग, फिर हो गया आपके पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो गया आपके पास में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हो गया आपके पास में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर हो गया आपके पास में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट आपके पास में नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज ये बेसिक टाइप्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। हम वन बाय वन इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कब आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? जब आपका कंप्यूटर आया था। जो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वर्किंग स्टेट के अंदर वो कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कब आया था क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर की स्टार्ट हुई थी तभी आपका ये वाला कंप्यूटर आ गया था। ठीक है, अब इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे बैचेस बनते हैं। जैसे हम लोग क्लास में यदि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तो हम बैचेस बनाते हैं। किस तरीके से? ए सेक्शन अलग हो गया, बी सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया। तो यहाँ भी उसी टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे होता क्या बेसिकली कि पहली बात यहाँ पे उस टाइम तक कोई भी ऐसी कोई स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होती थी जिसके अंदर वो प्रोसेस कर पाएँ या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर पाएँ। वहाँ पे क्या यूज़ होता था? पंच कार्ड्स का यूज़ होता था। ठीक है, अब इन पंच कार्ड्स में क्या होता था, क्योंकि सारे प्रोग्रामर्स के पास में क्या नहीं होता था? सिस्टम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपने अपने पंच कार्ड का यूज़ करते थे और अपने अपने पंच कार्ड के अंदर अपने प्रोग्राम को डाल देते थे। ठीक है,
अलग अलग प्रोग्रामर्स ने अपने प्रोग्राम को कहाँ डाला, पंच कार्ड में, और इन पंच कार्ड्स को उठा करके कहाँ दे दिया, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटर को उसने दे दिया। ठीक है, एक सिस्टम हो गया जिसके कोई ऑपरेटर है, उसको उन्होंने जा करके अपने प्रोग्राम दे दिए। जैसे एक प्रोग्रामर है, उसने P1 प्रोग्राम को सबमिट किया है पंच कार्ड के अंदर, एक P2 प्रोग्राम को सबमिट किया, एक P3 को सबमिट किया है और एक P4 को सबमिट किया है। किसको सबमिट किए हैं, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट किए हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता था, वहाँ पर ये चेक करना कि इनमें से कौन से प्रोग्राम्स है जो सिमिलर है। ठीक है, और उन सबका एक बैच बना देता था। ठीक है, उन सबका एक बैच बना देता। सपोज टू बी इसने 2 बैचेस बनाए, एक P1 और एक P3 का और एक P2 एंड P4 का, इस तरीके से बैचेस बनाता था। अब इन बैचेस की जो प्रोसेस है उनको 1 बाय 1 ये एग्जीक्यूट करता था। जैसे पहले वाले बैच को एग्जीक्यूट करना है तो उनको P1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन P3 को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से बैच 2 के अंदर पहले P2 एग्जीक्यूट हो गया, फिर P4 एग्जीक्यूट हो गया। 1 बाय 1 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते थे, कभी भी 2 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोगों ने देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ होता है, मेन मेमोरी में रखा हुआ होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास में मेन मेमोरी, यहाँ पे हमारा परमानेंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये यूज़र प्रोग्राम के लिए स्पेस हो गया। यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है P1, इसको कौन एक्सेस कर पा रहा है, CPU, और CPU इसकी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जब P1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली रेडी है P1 प्रोसेस होने के बाद में, देन आपका जो P1 है वहाँ पे क्या, कौन सा प्रोग्राम लोड कर दिया जाएगा, P2 लोड किया जाएगा, देन P2 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे P1, P2, P3 और P4 की जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, एक सीक्वेंस के अंदर होगी। जब P1 या P2 जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे हम बीच में कोई भी यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी यूज़र से इनपुट नहीं लिया जाता। एक बार सबमिट कर दिया, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता बीच में हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, आपने कोई कमांड दी हुई है 10 पेजेस को प्रिंट करने की, तो जब तक आपके 10 पेजेस प्रिंट नहीं होते आप बीच में कहीं बीच में कोई दूसरा पेज आप प्रिंट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वो काम होता है आपके बैचेस सिस्टम का। नेक्स्ट आपके पास में मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि ये आपकी मेन मेमोरी हो गई, यहाँ पे OS हो गया, यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ लोड किया जाता है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, और यहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स को एक साथ लोड कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो CPU है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब सपोज टू बी P1 ने CPU को अलोकेट कर दिया, CPU P1 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये हो सकता है कि इस P1 को उसी टाइम के बाद में, मतलब कुछ टाइम के बाद में, जैसे 10 सेकेंड तक इसको CPU चाहिए, उसके बाद में इसको CPU नहीं चाहिए, उसके बाद में इसको प्रिंटर चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यदि यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स है तो ज़्यादा बेटर क्या है कि जब तक इसको चाहिए तब तक इसको दो, जब जैसे ही ये CPU को फ्री करता है ये किसको अलोकेट करेगा, प्रिंटर को। प्रिंटर का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो पैरेलली जब तक आपका CPU आइडल है CPU को कौन सा काम करवा लो, P2 का काम करवा लो। ठीक है, अब जब CPU से P2 का काम भी कंप्लीट हो गया बट अभी भी P1 अपने प्रिंटर को फ्री नहीं कर पाया, तब तक कोई बात नहीं, P2 को कुछ और काम चाहिए तो उसको वो वाला काम दे दो। सपोज टू भी इसको कोई और स्कैनर का काम चाहिए तो ये स्कैनर के पास चला जाता है। ठीक है, और जो P3 है क्योंकि इसकी प्रोसेस CPU के लिए रेडी है, CPU कम्प्लीटली आइडल है, तो उस केस में CPU को इसका काम डाल दिया जाता है, CPU की प्रोसेस चलती रहती है। उससे क्या हुआ, सबका कुछ ना कुछ काम चल रहा है। पहले वाले का प्रिंटर भी यूज़ कर रहा है, सेकंड वाला स्कैनर यूज़ कर रहा है, थर्ड वाला CPU यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तीनों प्रोग्राम्स, चारों प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे हैं, 1 बाय 1 सबको एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली वर्किंग होती है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी का अल्टीमेट गोल क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो आपके बैच प्रोसेसिंग के सिस्टम में के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे तो क्या हो रहा था, भले P1 CPU 10 सेकेंड चलाओ बट वो आपकी दूसरी प्रोसेस को लोड नहीं कर सकता था बैच के सिस्टम में। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है कि यदि उसको आपके CPU का काम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली प्रोसेस को है तो वो CPU को नेक्स्ट वाली का काम कर देगा। सपोज टू भी P1 P2 को काम नहीं होता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले को चेक कर लेता कि यहाँ पे कोई CPU का वर्किंग है क्या। तो यहाँ पे 100% कोशिश की जाती है कि CPU आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे। ठीक है, ये होता है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मल्टीटास्किंग जो है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग भी हम लोग मल्टीटास्किंग को बोलते हैं। यहाँ पे जो P1 प्रोसेस हैं, P2 प्रोसेस हैं, P3 प्रोसेस हैं, सपोज टू बी, ठीक है, और ये हो गया आपका CPU।
अब ये तीनों प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करनी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पहले मल्टी प्रोग्रामिंग में तो क्या हो रहा था कि आपकी अलग ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली जब इनको CPU नहीं चाहिए होता था तो दूसरी प्रोसेस लोड हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि सारी की सारी प्रोसेस एक साथ वर्क करे। मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए मेरा काम सारा एक साथ हो रहा है। जैसे आप करंट टाइम पे आप अपना वीडियो भी देख रहे हो सकता है आपने कोई चीज़ प्रिंटर पे लगा रखी तो प्रिंट भी चल रहा है, या फिर हो सकता है आपने आप नोट्स भी बनाते जा रहे हो, ठीक है, तो आपने वर्ड ओपन किया हुआ है, आप कुछ लिखते भी जा रहे हो, तो ये सारे काम आप एक साथ कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि हो सकता है एक काम आपका यहाँ पे वर्ड पे चल रहा हो, यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपका प्रिंटर चल रहा हो। तो आप करंट सिनेरियो में क्या बोलते हो कि मेरे तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, पर क्या तीनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हर एक जो CPU का यूज़ कर रहे हैं वो कितने टाइम तक यूज़ करें, कुछ सेकंड्स में यूज़ करें। जैसे 1 माइक्रोसेकंड इसने यूज़ किया, देन उसके बाद में 1 माइक्रोसेकंड इसने यूज़ किया, 1 माइक्रोसेकंड इसने यूज़ किया। तो यहाँ पे रोटेशन चल रहा है इनका कि इस तरीके से यहाँ पे साइकिल हो गया, ये P1 P2 P3 हो गया और ये आपका हो गया CPU, ठीक है। तो इन सबको एक एक माइक्रोसेकंड मिला हुआ है। जैसे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट ये टाइम इतना कम है कि जो यूज़र है जो उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ये लगेगा कि CPU ओनली मेरा ही काम कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा, मतलब यही प्रोसेस कर रहा है, दूसरे की प्रोसेस नहीं चल रही है। और दूसरे प्रोसेस को भी यही लगेगा क्योंकि हर तीसरी माइक्रोसेकंड के अंदर, क्योंकि हमारे लोगों के लिए माइक्रोसेकंड बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, तो उस कंपैरिजन में P2 को भी लगेगा कि CPU ओनली मेरा काम कर रहा है, P3 को लगेगा CPU मेरा काम कर रहा है। पर तीनों काम जो है आपके पैरेलली 1 by 1 आपके ओनली टाइम शेयरिंग के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? टाइम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी यदि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है बीच में यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं कि P1 हो गया, P1 को CPU नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, P2 को स्विच ऑन चाहिए तो CPU P2 को डाल दिया जाता है, P2 को भी नहीं चाहिए तो P3 को चेक कर लेते, तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो आपको बीच में इंटरेक्ट नहीं करता, बट मल्टीटास्किंग जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है। यदि आपने वीडियो को बीच में पॉज किया तो पॉज कर पाओगे, काम कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपको ये लगेगा कि वो मेरा ही काम कर रहा है, जब मैं बंद कर रहा हूँ बंद हो रहा है, मैं ओपन कर रहा हूँ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यही काम आपका होता है मल्टीटास्किंग के सिस्टम में। नेक्स्ट है आपके पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये शायद रियल टाइम को मैंने 2 बार मेंशन कर दिया है, तो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट आपके पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास में हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम बाउंडेशंस होती है कि आपको यदि आपका कोई डिले है, ठीक है, और यदि वो डिले एक्सेप्ट नहीं होता, जैसे 1 सेकेंड का यदि कोई डिले है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो डेडलाइन है वो अचीव नहीं हुई है। उस केस में जो प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो तो होती है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। जैसे आपकी कोई मिसाइल लॉन्च होने वाली है, यदि उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है या फिर वो अर्ली लॉन्च हो जाती है, तो वो दोनों ही चीज़ें क्या होती है, एक्सेप्टेड नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बट यदि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि सपोज टू भी थोड़ा कभी कभार 100 बार कोई ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें से एक बार कोई ऑपरेशन 1 सेकंड का डिले हो गया तो वो एक्सेप्टेबल होता है। बट ठीक है, यदि कोई नुकसान नहीं हो रहा उसके 1 सेकंड के डिले होने से, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कभी कभार। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता क्या है, बेसिकली मल्टीपल यूज़र्स सेम CPU को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई सर्वर रखा हुआ है जहाँ पे CPU लगा हुआ है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है। अब उस प्रोसेसिंग पावर को शेयर किया जा रहा है मल्टीपल यूज़र्स के अंदर। यहाँ पे भी कोई यूज़र है, यहाँ पे भी कोई यूज़र है, यहाँ पे भी यूज़र है, यहाँ पे भी यूज़र है, ठीक है। वो सारे के सारे यूज़र सेम CPU को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में बोला जाता है ये क्या आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लोगों से कई बार बोला जाता है कि हम लोग सर्वर पे एक्सेसिंग कर रहे हैं, सर्वर पे मल्टीपल यूज़र्स वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि सर्वर तो एक ही जगह स्टॉल्ड है,
ठीक है। उस सर्वर का जो स्पेस है उसको सारे के सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक ही लोकेशन पे ये भी काम कर रहा है, हो सकता है इसी की दूसरी लोकेशन पे, इसी की दूसरी मेमोरी के लोकेशन पे ये वाला यूजर काम कर रहा हो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जनरली कहाँ होता है, जैसे सपोज टू भी आपके रेलवे ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वर्स हैं उन पे आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, सब लोग कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो आप और मैं यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहाँ पे आपका जो CPU है वो CPU की पावर आपकी सिंगल यूज़र के बेसिस पे बनी हुई है, ठीक है। वो इतनी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है या इतनी कम भी नहीं है कि आपकी वर्किंग नहीं कर पा रहे हो। तो उसका काम क्या है, ओनली एक ही यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, मल्टीपल यूजर्स इसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल यूजर्स अपना काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, ठीक है। आपका काम है, आपने काम किया, हो सकता है थोड़ी देर बाद में आपके सिस्टर को या आपके भाई को कोई काम हो तो वो भी आपके काम को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक बार में एक ही यूज़र उससे इंटरेक्ट कर पाएगा, ऐसा नहीं है कोई दूसरा सिस्टम जो है वो भी आपके सिस्टम से आकर के कनेक्ट करके सेम टाइम पे वही काम कर पाए, ठीक है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइज अभी ये जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है वर्ड, मल्टी प्रोसेसिंग। तो इस प्रोसेसिंग से क्या बन गया, प्रोसेसर। क्या बन गया, प्रोसेसर। प्रोसेसर इन द सेंस CPUs। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम के पास में मल्टीपल CPU लगे हुए हैं, मल्टीपल CPU की चिप लगी हुई है। तो CPU 1 हो गया, CPU 2 हो गया, CPU 3 हो गया, ठीक है। मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं। अब इन CPUs के बेसिस पे अलग अलग यूजर्स हैं जो इस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग यूजर्स हो गए, वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये बहुत पावरफुल आपका सिस्टम हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास में प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा CPUs लगे हुए हैं। ये जनरली आपके सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स इनमें लगे हुए होते हैं, ताकि जब मल्टीपल यूजर्स इनसे इंटरेक्ट करें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो पाए, बहुत अच्छे से वो काम कर पाए, ठीक है। ये काम होता है आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, सपोज टू बी यूज़र कोई काम कर रहा है इस वाले प्रोसेसर पे, बट एकदम से ये प्रोसेसर ने काम करना बंद कर दिया या इसमें कोई एरर आ गई, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्या होता है कि जो रिमेनिंग CPUs है उनसे इसका काम करवा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन का जो रेशो है कि आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड कितनी होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिग्रेड नहीं होती। कैसे नहीं होती, जैसे सपोज टू बी 10 प्रोसेसर्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है। एक प्रोसेसर किसी टाइम पे डंप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कितना डिग्रेडेशन हुआ, 1/10 का डिग्रेडेशन हुआ, जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी काम फिर भी कर पाएगा ना। हो सकता है कि जो रिमेनिंग CPUs हैं उनके पास 0.1 की जो थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल वर्क उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये यूज़र है अलग अलग, ठीक है, ये आपके सेम सिस्टम जिसमें मल्टीपल CPUs लगे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग CPU तो नहीं लगाने पड़े, इनके पास किसी के पास CPU, इनके पास तो टर्मिनल्स ओनली, ये सेम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग यदि CPUs लगाते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती, बट एक ही सिस्टम में CPU है तो ये तो ओनली आपकी सर्किटरी तो चेंज हो रही है भाई। एक बोर्ड है, मदरबोर्ड, उस पर मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं, तो ये ऐसा हो गया। और एक ये होता है कि आपके पास में अलग अलग बॉक्सेस ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिस्टम में लगे हुए, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है आपके इसके कंपैरिजन में। तो ये यदि आप इकोनॉमिकली कंसिडर भी करो तो वो भी इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियरी है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रियल टाइम, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू अपन जो अलग जो डिवाइसेस हैं उनको नेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। दिस इज सपोज टू बी आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट्सएप की साइट को ओपन करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप क्या हो गया, आपके कौन का व्हाट्सएप हो गया जिसको आप ओपन करो, किसके थ्रू करो, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये अदर जो सिस्टम डिवाइसेस है, जैसे आपका फ़ोन हो गया, ये आपका फ़ोन हो गया, इससे आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस नेटवर्क में हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इस नेटवर्क के लिए हमें नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि ये नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप की स्क्रीन को आपकी सिस्टम पे ओपन करते हो, तो जब वो एक्सेसिंग मांगता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है विंडोज़
NT, वो क्या शो कर रहा है कि विंडोज़ का जो है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो आपके नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइस से कनेक्ट करने में काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। यदि इनके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्दर जब सीरीज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शनैलिटीज, अदर कंपोनेंट से किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें।